हजारों को एक लम्हे में पहुंच जाता है। शायद इसी का आपने फायदा उठाया या जिसका भी उठाया। मैसेज भेजना तो और बात है, आपका आना है जो पार्टी को रंग लगाता है। और यहां सईद गनी साहब ने खुद नहीं लेकिन दूसरों ने कहा कि पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यहां नहीं जीत सकती थी, और सईद गनी साहब के आने से कभी हम 27,000 वोट लेते हैं, कभी 16,000 की बर्तरी से जीतते हैं। बड़ा बड़ा अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझने वाले देखते रह गए कि सईद गनी जीत गया। और वो क्यों ना जीतता? याद है मुझे, सईद गनी के साथ कोई हमारा कल परसों का थोड़ी है, हमारा वास्ता उस्मान गनी मरहूम के साथ भी था। और सईद गनी के लक्षण जो मैंने देखे थे वो 2001 वाली लोकल बॉडी इलेक्शन में देखे थे, जब वो यहां से ही एक नाजिम की सूरत में जीत के आया था और फिर जाके कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर हमने उसको नामजद किया था। तब भी समझ गए थे कि इसमें कुछ न कुछ मणियां है, जिसको हम सिंधी में कहते हैं। बात हुई थी एक दफा, बड़े लोग परेशान हुए थे कि इलेक्शन आ रही है और हम किसको वहां उम्मीदवार खड़ा करें। बड़े बड़े लोगों का नाम आया था, तो मेरे मुंह से भी निकल गया था, वो कराची का तो हमें जो भी है पता है, चलो एक दफा एक वर्कर को देख के देखते हैं, देखें क्या रंग ले आता है। और हम खुश हैं, हम खुश हैं कि यहां सईद गनी जीता। हम खुश हैं कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में लाकत आस्कानी जीता। हम खुश हैं कि यहां कराची से आज 5 एमएनए हमारे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हैं। छठे से इमरान खान भाग गया, नहीं तो छठा भी हमारा हो जाता। अभी ताजा ताजा उसको शिकस्त हुई, तो इसलिए मैं तो समझता हूं कुछ दिनों के लिए ये जो खबीज खान है वो अभी कराची वराची आना छोड़ जाएगा, क्योंकि जब वो आएगा तो उसको हकीम बलोच याद आएगा। इसलिए कुछ दिनों के लिए तो शायद आपको कुछ फुर्सत मिल जाए उसकी सुनने से। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, मैं हमेशा कहता रहता हूं कि पीपुल्स पार्टी जब थी तो लोगों की पार्टी थी, और जब है तो इन बहन भाइयों की पार्टी है। और ये इंशाल्लाह जिंदगी भर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान में होगी, और हम उसकी हिम्मत बढ़ाते रहेंगे, उसकी मदद करते रहेंगे, उसका साथ देते रहेंगे। चेयरमैन हमारा बिलावल हो, अल्लाह करेगा बिलावल का बेटा होगा, वह भी चेयरमैन होगा। तो दोस्तों, ये पार्टी कोई मामूली पार्टी नहीं है। दूसरी पार्टियां हैं, टूट फूट का शिकार हो जाती है, टूट फूट का शिकार होकर कभी कभी गायब भी हो जाती है। लेकिन जो पीपुल्स पार्टी छोड़ के जाता है वो गायब हो जाता है और पीपुल्स पार्टी जिंदा रहती है। बड़े कठिन मरहले हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लोगों के साथ जो उनसियत है, जो मोहब्बत है, वो साफ जाहिर है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को भुट्टो साहब ने एटम बम दिया और बेनजी साहबा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, लेकिन तुम्हारी जमहूरियत के लिए, तुम्हारे हक के हकमियत के लिए हमने तो अपनी जानें तक भी दे दी है। भुट्टो चढ़ गया फांसी, बेनजीर हो गई कत्ल, सरे राह मारी गई हमारी उम्मीदें, सरे राह हमसे छीना गया हमारा फाउंडर। ये किस लिए था? बड़े लोग थे, कहीं भी जाके रह सकते थे। न भुट्टो साहब ने उस फोन को हाथ लगाया कि जिस फोन से उसकी जान बख्शी हो सकती थी, न बेनजीर ने कहा कि जब लोग मुझे बुलाते हैं
तो चाहे कुछ भी हो जाए, मर भी जाऊं तो मैं पाकिस्तान के उन भाई बहनों के बीच में जाना चाहती हूं। आपको पता है, बेनजीर भुट्टो यहां आने से पहले हमें बुलाया दुबई और बैठ के हमसे कहती है कि आप लोगों में से कोई भी मेरी ट्रक पे नहीं चढ़ेगा। तो हमारी चीखें निकल गई। हमने कहा भाई, हमने तो ख्वाब देखे थे कि कभी ट्रक पे खड़े हो के आपके साथ फोटो निकल जाए, आप ये क्या कह रही हैं कि हम जी ट्रक पे ना खड़े। कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरे दिन पहले दिन ही हमारी पार्टी के सब लोग खत्म हो जाए। यानी उसको पता था, या उसको पता था कि मेरे ऊपर हमला होगा, उसको पता था कि मेरे बहुत बड़े दुश्मन है, लेकिन उस निडर बंदी को मैं कैसे कैसे सलाम पेश करूं कि ये सब कुछ जानते हुए भी उतरती है जहाज से तो आंखों से आंसू होते हैं और दुआ मांगती है कि अल्लाह का शुक्र है मैं अपने सरजमीन पे आ गई हूं। ये तुम्हारे साथ मोहब्बतें थी। तुमने कुरान का वास्ता देके कहा था कि बेनजीरा आके मुल्क बचाओ। ये भुट्टो साहब को आप कहते थे कि हमारे फटे कपड़े देखो, हमारे नंगे पैर देखो, हमारी नंगी पीठ देखो और हमारे लिए कुछ बोलो। तो उसने कहा मैं पाकिस्तान के 90% महरूम लोगों के लिए पार्टी बनाऊंगा जिसका बेस होगा किसान और मजदूर, और उस पर हमने आगे चली है। ये हक़ हाकमियत जिसको हम कहते हैं, ये जो कहता है ना ये खबीज खान, हकीकी आजादी तो यही है ना कि मेरा भी एक वोट हो और किसी सरदार का भी एक वोट हो, मैं और सरदार इक्वल हो जाते हैं। और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसूल है कि सबके लिए पार्टी है, सबके यकसा हुकूक हैं, सब एक दिकरा का हक रखते हैं और फैसला कर सकते हैं। एक आदमी एक वोट, जो पहले नहीं था भुट्टो साहब की इस पार्टी आने से पहले। ये हमें हक जो दिलाया उस भुट्टो साहब ने दिलाया। तुम्हारी और हमारी तो कोई पहचान भी नहीं होती थी। ये शनाख्ती कार्ड देके भुट्टो साहब ने हमारी शनाख्त करवाई। ये भुट्टो साहब था जिसने कहा हर आदमी को हक है कि वो पासपोर्ट बना सकता है। ये भुट्टो साहब ने कहा था अगर मुल्क में तुम्हें नौकरी नहीं मिलती, दुनिया के दरवाजे खोल देता हूं, उधर जाओ जाके कमाओ। आज पाकिस्तान उन्हीं लोगों के पल पर पलता है। ये वो चंद बुनियादी चीजें थी जो पीपल्स पार्टी ने की हैं। जो मजदूरों के लिए ट्रेड यूनियंस थी, मजदूरों को हिस्सेदार बनाने की बातें की थी, मजदूरों को अपनी जगह हक देना, किसानों को अपनी तरफ हक देना कि हां तुम जाओ, तुम्हारी जमीन है, तुम चलाओ, तुम कमाओ और अपने बाल बच्चों का ख्याल रखो। ये चंद ऐसी चीजें जो कभी भूलती नहीं है। और फिर बेनजीर और फिर पीपल्स पार्टी की एमआरडी की तहरीक, वो पीपल्स पार्टी के कोड़े, वो पीपल्स पार्टी के वर्कर जो फांसियां लगाते हुए भी, नारे लगाते हुए जिए भुट्टो के चढ़ जाते थे, बोलते थे अपने बच्चों को और अपने वारसों को कि मेरी अगर मैयत आए तो उसको ढोल बजा के इस्तकबाल करना कि मैं भुट्टो पर कुर्बान हुआ। ये पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद है जो तुम्हारा साथ निभाते हुए बड़ी बड़ी सख्तियां काट के आगे। कल बता रहे थे सईद गनी साहब, 80,000 कोड़े पीपल्स पार्टी को लगे। पीपल्स पार्टी के लिए 80,000 कोड़े, लेकिन हर कोड़े पे नारा जिए भुट्टो का आता था। नारा भुट्टो साहब का ही निकलता था हर एक के मुंह से। ये थी मोहब्बत, ये थी एक दूसरे के साथ मोहब्बत। अब देखो, अब पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद तो मैं भी क्या बताऊं, और सईद ने तो बहुत कुछ बता दिया, लेकिन बात सुनो, फर्क करो अब पार्टियों के बीच में। भुट्टो साहब को कत्ल किया जाता है, भुट्टो साहब को अदालती कत्ल किया जाता है, तो पीपल्स पार्टी कहती है और पीपल्स पार्टी की चेयरमैन कहती है कि मैं पाकिस्तान की जंजीर बनूंगी।
भले मुझे अपने बाप का चेहरा नसीब न हुआ हो, लेकिन फिर भी मैं पाकिस्तान की जंजीर बनूंगी। फिर बेनजीर साहब हमसे छिन जाती है, सरे राह उसको मारा जाता है। पार्टी क्या कहती है, आसिफ जरदारी साहब क्या कहते हैं, हां हमें बड़ा दुख है कि जो कभी मिट नहीं सकेगा, लेकिन पाकिस्तान खपे। बिलावल क्या कहता है, हम लेंगे इंतकाम, लेकिन जमहूरियत बेहतर इंतकाम है। हम असेंबलियों में जाने के लिए मरते रहे हैं, हम अपना वोट का हक मांगते मांगते कोड़े बर्दाश्त किए हैं, लेकिन ये खबीस खान क्या कहता है, मुझे इक़्तिदार से निकाला तो इससे तो बेहतर है कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो। ये कहा है उसने, मैंने अपने तौर से कोई कहानी नहीं घड़ी, मैंने कहा है, उसने खुद कहा है कि एटम बम गिरा दो। मैं नहीं होऊंगा तो फौज खत्म हो जाएगी, मैं नहीं होऊंगा पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। अपने इक़्तिदार को छोड़ने वक्त ये जो तिलमिलाया हुआ है, उसमें सही कहा सही नहीं कि उसको किसी चीज की परवाह नहीं, अपने इक़्तिदार के सिवा हर चीज को लताड़ के फेंकने की कोशिश करता है। हम कहते थे कि हम असेंबली में जाएं, हम कहते थे कि जाने दो असेंबली में। यह 2018 की जो इलेक्शन थी, जिसमें कहता है कि मैं एतमाद ले आया हूं अवाम का, उसमें दूसरी पार्टियां बायकॉट करना चाहती थी। ये हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब थे जिसने सबको जाके राजी किया कि बाहर मत बैठो, लड़ाई करते हैं, हम असेंबली में जाके लड़ाई करते हैं। हम भले अपोजिशन में बैठे हो, हमें भले जो कुछ भी किसी को सुनाना है सुना दे, हम भी जवाब उसको दे सकते हैं। हम असेंबली में जाने के लिए दूसरों को राजी करते हैं, और ये असेंबलियों की बेइज्जती करके और इस्तीफा दे देता है, इस्तीफा दे जाता है। जब वो खुद था तो असेंबली अच्छी थी, जब खुद था तो असेंबली अच्छी थी, और अब नहीं है तो असेंबली 2 नंबरी हो गई, और लानतें भेज रहा है असेंबली में, और सिस्टम में नहीं रहना चाहता। और तुम्हें लाना कौन चाहता है सिस्टम में? इसी असेंबली ने तुझे लात मार के बाहर दिखा दिया है। लाना कौन चाहता है तुम? लेकिन तुम बोलते हो। आज भी क्या हुआ, कल परसों क्या हुआ, इनके जो मेंबरान हैं वो अभी तक पहुंचे तो नहीं है स्पीकर साहब के पास कि जी हमने वाकई इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कल खुद कह देता है कि जी हम असेंबलियों से निकल रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि आज वो इस्तीफा जाके सारे अपने अपने स्पीकरों को दे देंगे, लेकिन क्या चाहता है, असेंबलियां डिसॉल्व हों। अरे असेंबलियां क्यों डिसॉल्व हों? क्योंकि मैं हुकूमत में नहीं हूं। अरे तुमने हुकूमत में होते हुए हमारे लिए क्या किया था? 3.5 साल तक हम रोते रहे, बच्चे बिलबिलाते रहे, स्टोरियां लगी कि बच्चे भूख के साथ स्कूल जाते हैं, वो माएं रोती रही, वो बाप रोते रहे, कौम ने चीखा पुकारा कि ये किस नौसत से हमारा पाला पड़ गया है। हमने अगर कौम के कहने पर बाहर निकले थे, हम जब उसको कह रहे थे कि हम आ रहे हैं, तुम इस्तीफा दे दो, तुम इस्तीफा दे दो, असेंबलियों छोड़ दो, इलेक्शन कराओ, तब तुम कहते थे कि 2023 में इलेक्शन होंगे। अगर तुम 2023 में इलेक्शन कराना चाहते थे तो हम क्यों नहीं भला 2023 का इंतजार करें? हो सकता है तुम्हारी की हुई बातों को कुछ न कुछ हम ठीक कर सकें, कोई ना कोई रास्ता निकालें कि जहां पाकिस्तान कुछ बढ़ सके। कोई ना कोई बिलावल साहब हमारी मदद को आए कि FATF में भी व्हाइट लिस्ट में आ जाए, IMF भी हो जाए, दूसरे ममालिक भी हमारा मदद करें। हाँ, हम मदद मांगते रहे हैं क्योंकि हमारे साथ तो कोई तकलीफ है। अभी एक तकलीफ से गुजरते हैं तो दूसरी तकलीफ आ जाती है। कोविड से निकले तो बारिशें और सैलाब आया। अगर हमारे पास इतने नहीं है तो हाँ,
अरे तुम्हें कोई गैरत आई कि तुम सिंध में आके किसी को कुछ देते? तुमने कभी टाइम निकाला कि किसी की दिलजोई करते, किसी झोपड़ी में आते, थोड़े से पानी में जरा पैर भिगोते? तुम अपने आप को फन्ने खान समझो, खान साहब समझो। हम तेरे नौकर तो नहीं हैं कि तेरी बातें चुप करके सुने। और इसलिए सईद ने अच्छा उसको लताड़ा है, अच्छी तरह से उसकी खाल उतारी है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूं, बैठे बैठे बात आई समझ में। इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा था, इजराइल सपोर्ट कर रहा था, और ये यहां क्या कर रहा था? अवाम को किसी के खिलाफ भड़का रहा था। मैं फौज का सियासत में दखल अंदाजी का मुखालिफ हूं, सियासत में फौज की दखल अंदाजी का मैं मुखालिफ हूं, लेकिन तुम इस तरह से भड़का रहे थे। कभी उनको जानवर कह रहे थे, कभी तुम उनको गद्दार कह रहे थे, कब तुम उनको बिका हुआ माल कह रहे थे। ये क्या था? मुझे तो बैठे बैठे बांग्लादेश याद आता है, जहां अवाम और फौज पाकिस्तान के बीच में लड़ाई थी। कहीं ये वो तो नहीं था साजिश, कहीं ये वो साजिश तो नहीं थी कि किसी और के लिए रास्ता हमवार कर रहा था। बैनुल-अक़वामी साजिशों का बहुत बोलता रहता है, लेकिन कहीं ये बैनुल-अक़वामी साजिशों का मोहरिक तो नहीं था। तो ये बहुत खतरनाक खेल खेला हुआ है उसने। और मैं भी अक्सर अपने दोस्तों को कहता रहता हूं, अवाम से जाके बात करो, अवाम में जाके इसके कच्चे टिक्के चिट्ठे जाहिर करो। यकीनन अवाम के दिल में कोई बात आएगी, वो सोचेंगे कि हम किसी गलत राह पे न चलें। और पाकिस्तान की अवाम जानते हैं कि हमारी बहुत सूरत हाल खराब हो सकती है, होती रहती है माशी तौर पर, लेकिन वो वोट करने जाते हैं। और इसी वोट के लिए ही पाकिस्तान पार्लियामेंट्री जमहूरी मुल्क कहलाता है, दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल हुआ है। आइन मिला है, 18वीं तरमीम मिली है। 5-5 साल हुकूमत नहीं, असेंबलियां पूरी करती हैं। हुकूमत तो आ जाती सकती है। मैं तो कहता हूं अगर तेरी हुकूमत गई थी तो बेहतर था तू आके असेंबली में बैठा। मैं तुझे मिन्नत नहीं कर रहा हूं कि तू असेंबली में आ, लेकिन अगर असेंबली में आके बैठ के और भाई हमने भी तो मैं तुम्हारा लाया था, तू भी कर कोशिश। तूने तो अपने को खुद नाराज किया, तुमने अपने एलाइज को नाराज किया, तुमने अपने मेंबरों को नाराज किया। तुम्हारी अपनी मगरूरी अगर तुम्हें यह दिन दिखाती है तो दिल मिलाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान पर हमला करने की जरूरत नहीं है, अवाम पर हमला करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हारे पास लोग हैं तो ठहरो ना, थोड़ा सा इंतजार कर लो। तुमने तो कोई कारनामा तो किया नहीं था। अगस्त के बाद अगर इलेक्शन होती है तो आएंगे, हम भी मुकाबला करेंगे, तुम भी मुकाबला करना। मुकाबले से हम नहीं डरे, हम जनरलों का भी मुकाबला करते हैं तो तेरा भी मुकाबला कर सकते हैं, हम मुकाबला करेंगे। लेकिन इलेक्शन असेंबलियों का टाइम पूरा होने पे आएगी तो अवाम का एतमाद बढ़ेगा कि मेरे वोट की कोई अहमियत है। तुम्हारी हुकूमत पर जबरदस्ती जोर पड़ेगा कि हां हुकूमत कुछ न कुछ बेहतरी लाए। ये तुम्हारा ही जोर था, ये पाकिस्तान का तकाजा था कि जी दुनिया में अपना नाम बेहतर करो और अपने माशी मसलों को बेहतर हल करो, कोशिश करते रहो। 3.5 साल की बुराइयां एक दिन में खत्म नहीं होती, ये 3.5 बुराइयां पैदा करता रहा। हम उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं और मुकाबला आपके ताकत के बलबूते पर, आपके साथ के बलबूते पे हम मुकाबला कर रहे हैं। और मुकाबला करने की हमारे में सकत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। मैं सिर्फ इस गलत राह रवी पर आप सबके सामने बहुत से सवाल उठते होंगे, आपके ज़हनों में भी सवाल उठते होंगे। खुद से भी जवाब मांगो और खुद से भी मुवाजना करो, पॉलिटिकल पार्टीज का मुवाजना करो कि वो कौन क्या चाहता है और हम क्या चाहते हैं। हमने आपके साथ मोहब्बत निभाने की भरपूर कोशिश की है, अपने जान देने तक भी हम
आपके साथ चलते रहे हैं और यही है, कहीं मुल्क से बाहर भी नहीं जाते। अगर मौका मिलता है तो वापस ही आता है, मुल्क से बाहर जाने की कोशिश नहीं करते। इस तरह से हम आपके बाजू बनना चाहते हैं, आप हमारे बाजू बनो। और ये बाजू, अब तो एक मौका है कल परसों का, मैं भी आपसे अपील करता हूं कि आप अपनी पूरी कुव्वत के साथ अपनी पार्टी को कर दिखाएं। अपनी पार्टी दुनिया देखे कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वर्कर जब उठ बांध कमर क्या डरता है करते हैं, तो ये लिस्टर पार्ट भी छोटा पड़ सकता है। हमने किए हैं प्रोग्राम, हम फिर भी करते रहेंगे, लेकिन आपका साथ चाहिए, बिलावल साहब को साथ चाहिए, बेनजीर की याद को साथ चाहिए, क्योंकि बेनजीर साहबा भी जाते जाते आप भी लोगों को अपनी पार्टी का चौकीदार कह के गई थी, तुम ही संभालना पार्टी। और ये तुम अपनी पार्टी को संभालने के लिए अपनी तगेदो जारी रखोगे, शहीद जैसे लोगों को और काम करने का मौका मिलेगा। हमारे सारे जो मेंबरान हैं वो सब अपनी अपनी जात से ऊपर होकर पार्टी और मुल्क के लिए अपनी कोशिश रहेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कामयाबी से हमकिनार होगी। और उस कामयाबी में अगर हम बेनजीर भुट्टो साहबा को इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बना सकते हैं, तो चलो अब अपने अंदर ठान लें कि किसी नौजवान को भी वजीर आजम बना के दिखाएं। तो यही हमारा तकाजा है। मैं आप सबको फिर से मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपने बड़ी मेहनत की और ये मेहनत रंग लाएगी, हौसला ना हारना, और ये रंग लाएगी जिसका एक मंजर 30 नवंबर को भी इंशाल्लाह दिखाई देगा। और उसके आगे भी हमारी मंजिल पड़ी है जिसमें अभी अपनी और कोशिश करनी है, चाहे लोकल बॉडी के इलेक्शन हो, चाहे जनरल इलेक्शन हो। मैं सबको दुआएं करता हूं कि जहां अब मौका मिला है, अगर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को मौका मिला है, तो इन बल्दियाती इलेक्शन में भी कोई कारनामा हम इंशाल्लाह सरंजाम दे ही देंगे। तो बढ़ के मारना नहीं आता, लेकिन अज़म है, जोश है, जज्बा है, और बस आपका साथ चाहिए। बहुत शुक्रिया। भुट्टो दे नारे, भुट्टो दे नारे, भुट्टो दे नारे बचणगे, भुट्टो दे नारे बचणगे, भुट्टो दे नारे बचणगे, भुट्टो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। इंशाल्लाह ताला निश्तर पार्क में 30 तारीख को मुलाकात करेंगे।